हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। बात करने वाले हैं ये क्लास। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये क्लास टीजीटी पीजीटी आर्ट एंड कल्चर का जो जिसको आप बोलते हैं प्रावधिक कला, उसकी एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर के आसपास तक में, दिसंबर जनवरी में। तो इसमें कौन सा प्रश्न, ये पहला प्रश्न मात्र उसी से संबंधित है, फर्स्ट वाला। और ये जरूरी नहीं कि जो लड़का टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हो प्राविधिक कला से अध्यापक बनने के लिए, वो अदर की तैयारी ना करे। इसीलिए इसमें ये पहला क्वेश्चन मात्र उसी का है। बाकी फिर जैसे कि कोई आर ओ और बहुत सारे जो एसएससी जीडी और बैंक रेलवे, मतलब बहुत सारी परीक्षा आपके भारत देश में आयोजित होती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यह आर्ट एंड कल्चर का है, और कहीं ना कहीं प्राविधिक कला में जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ साथ हम इस क्लास में पूरे 10 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। इन 10 प्रश्नों में से आपके करंट प्लस स्टैटिक्स आपको दोनों पढ़ने के लिए मिलेगा। करंट तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप स्टैटिक्स कहाँ से पढ़ेंगे? स्टैटिक भी इसी में ऑलरेडी है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी अब तक पहुंचानी हो तब तक आसानी से पहुंच जाए। तो बात करते हैं हम, ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जो पहला आपका क्वेश्चन है। बात करते हैं, हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ यानी विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? जो पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है वो है घोरडो। ये गांव है कहाँ का? कच्छकरण यानी गुजरात की एक गांव है। ये विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है। अब बात करते हैं, जो विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा 54 पर्यटक जो गांव है को घोषित किया गया है। किसके द्वारा? विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा 54 गांवों को पर्यटन घोषित किया गया है। अब बात करते हैं कैसे ये जो उत्सव है कब और कहाँ मनाया गया है, कितने दिनों के लिए मनाया गया है? तो इसमें है ये 100 दिनों का जो रण उत्सव है, यानी कच्छ का जो रण है वह 100 दिनों के लिए ये मनाया गया है। अब इसी में बात करते हैं, विश्व विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर? मैड्रिड यानी स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1946 में। इसमें भारत जो शामिल हुआ था ना, 1975 में भारत शामिल हुआ था। किसमें? विश्व पर्यटन संगठन में। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मैड्रिड यानी जो स्पेन है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। हम बात करते हैं, जो विश्व पर्यटन दिवस मनाता है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अब आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विश्व धरोहर आपके सब आपके विषय, आपके सब्जेक्ट का भाग है। ओके। अब बात करते हैं हम 42वां, ये नवीनतम है। ओके। जो 42वां विश्व जो धरोहर स्थल है वो कहाँ पर है, कहाँ कहाँ और कौन है? जो होयसल के मंदिर है, जो होयसल मंदिर जो समूह है, जो कि कर्नाटक में है, ये 42वां विश्व धरोहर स्थल है। अब बात करते हैं लिविंग हेरिटेज। बात करते हैं 41वीं आपकी विश्व धरोहर है, उसका नाम है शांति निकेतन, जिसकी स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और शांति निकेतन यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ये 41वां विश्व धरोहर है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जो डिजिट एक मिनट, हाँ, जो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अब बात करते हैं, जो 41वां विश्व धरोहर है जो कि धौलावीरा है। और धौलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये किससे संबंधित है? तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर आपके प्रावधिक कला का भाग है। जो भी स्टूडेंट बनना चाहते हैं अध्यापक, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कौन है? धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। ये कौन सी धरोहर है? 40वीं विश्व धरोहर है भारत की ओर से। अब बात करते हैं 39वां
जो विश्व धरोहर है वो कौन सा है? जो रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में है, वो 39वां विश्व धरोहर है। अब बात करते हैं मोढेरा गांव के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि जो मोढेरा गांव है, ये एक ऐसा मतलब ये गांव है, ये भारत का फर्स्ट 24 घंटे और सातों दिन ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव है, क्योंकि इस गांव की छतों पर बहुत सारे सौर ऊर्जा पैनल रखे हुए हैं और ये भारत का फर्स्ट है जो कि 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होता है गांव। और ये इतना बड़ा गांव है कि सरकार को सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली बेचता भी है गांव ये। आर्ट एंड कल्चर वालों का ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऊपर के जितने भी, ओके, क्योंकि करंट प्लस स्टैटिक्स आपके एग्जाम में पूछता है। अब मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे हैं या बहुत सारे मैंने आपके प्रीवियस पेपर देखे हैं टीजीपीटीटी आर्ट के, तो कहीं ना कहीं विकिपीडियम जो होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स ही दिए होते हैं। अब हम बात करते हैं, अब ये जो प्रश्न अब आ रहे हैं ये टीजीटी से हट के हैं। तो जो आर ओ एंड एसएसजीडी एंड यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस और बीपीएससी और बहुत सारे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हाल ही में होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ किया गया है? होप इनिशिएटिव पंजाब में प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? वहाँ के सीएम का नाम है भगवंत मान, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है द होप इनिशिएटिव। अब बात करते हैं ये किसके खिलाफ मतलब स्टार्ट किया गया है? तो ये नशे के खिलाफ जो लड़ाई है उसके खिलाफ ये स्टार्ट किया गया है। इसमें तीन बातों पर फोकस किया गया है। कहाँ पर? प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल। जुकाम मुझे ज्यादा खांसी आ रही है, ओके, थोड़ा मैनेज करिए। और ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? जो स्वर्ण मंदिर है, जो पंजाब है ना, स्वर्ण मंदिर, वहां से स्टार्ट किया गया है, जैसी स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं कुछ ऑपरेशन थे जो भारत के द्वारा विभिन्न देशों में चलाए गए थे। जो ऑपरेशन करुणा का संबंध म्यांमार से है। म्यांमार, भारत सरकार के द्वारा म्यांमार के लिए ऑपरेशन करुणा करुणा चलाया गया है। बात करते हैं ऑपरेशन गरुण, जो ये सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुण चलाया गया है, क्योंकि जो साइबर अटैक जो होते हैं उनके बचाव के लिए सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेशन गरुण चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई के हेड कौन है? जो प्रवीण सूद इसके हेड हैं। किसके? सीबीआई के। बात करते हैं नेक्स्ट में ऑपरेशन, अरे भाई बहुत बड़ा हो गया, एक मिनट, हाँ, ऑपरेशन जो आयरन स्क्वाड है ये इजराइल के द्वारा चलाया गया है। इजराइल ने जो हमास पर आक्रमण किया है उसके तो इजराइल के द्वारा चला गया है ऑपरेशन इसको ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। अब बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और जो सीरिया में जो भूकंप आया था, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था और इस भूकंप की लगभग तीव्रता थी, एक मिनट, हाँ, 7.8 के आसपास इसकी तीव्रता थी भूकंप की। आज तक का जो भूकंप आए हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ा भूकंप यही तुर्की और सीरिया का था, जिसके भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान से है। सूडान में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन और जो युद्ध चला था यूक्रेन और रशिया के द्वारा, रशिया का 1991 में विघटन हुआ था, उससे बहुत सारे देश कटकर मिले थे। वर्तमान में रूस है, पहले ये रशिया था, 1991 में इसका विघटन हुआ और वहीं पर से यूक्रेन जैसे बहुत सारे देश बने। तो भारत सरकार के द्वारा जब यूक्रेन और रूस जब दोनों के बीच में युद्ध चला था, तो वहां से भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो इंडियन थे उन्हों को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चला गया था। बात करते हैं ऑपरेशन अजय जो इजराइल ने हमास पर जो नहीं ऑपरेशन अजय इजराइल में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है कि वो जो इंडियन जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट वहां पर अध्ययन कर रहे हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है। बात करते हैं ऑपरेशन पोलो।
1948 में जब आपका भारत देश आजाद हुआ था, तो सरदार पटेल के द्वारा 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और हैदराबाद की रियासत थी, क्योंकि जो हैदराबाद का जो राज्य था, वो अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करना चाहता था। लेकिन सरदार पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा उसको भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट अब इसी में आपका है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? देखो, विश्व सांख्यिकी दिवस और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस में बहुत सारा अंतर होता है। तो जो विश्व सांख्यिकी दिवस को मनाते हैं 20 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। ये जो करंट अफेयर्स है, आपके स्टैटिस्टिक्स प्लस करंट अफेयर्स दोनों आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसमें आपका एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के बाद आपका बहुत सारा डाउट क्लियर भी हो जाएगा। बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा देखिए। इसका करंट अफेयर्स अगर आप इसी तरह क्लास लेते रहेंगे तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये प्रतिवर्ष 5 साल में एक बार ही मनाते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस। ये स्टार्ट कब से हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये स्टार्ट हुआ था 20 अक्टूबर 2010 से विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाने लगा था। बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जो पीसी महान लॉबिस्ट थे, जिनको पद्म विभूषण मिला है 2023 में, 6 व्यक्ति को मिला है। उनमें से पीसी महान लॉबिस्ट भी हैं, जिनको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को जो होता है, उन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये दोनों। ओके, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। हमारे लिखा है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, यानी 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसके साथ साथ हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को कॉफी डे भी हम मनाते हैं। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाते हैं, और हर 1 दिसंबर को हार्नबिल जो त्योहार होता है नागालैंड में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। जो वर्ल्ड टीचर्स डे और आपका विश्व टीचर दिवस, मतलब शिक्षक दिवस, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में बहुत सारा डिफरेंट है। तो पहले राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आता है कब? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा है वर्ल्ड पोस्टल डे, 19 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है इंटर डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, मनाते हैं 11 अक्टूबर को मनाते हैं। लिखा है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, मनाते हैं 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट मनाते हैं, यानी विश्व विद्यार्थी दिवस। बात करते हैं वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को वर्ल्ड फूड डे की स्थापना हुई थी। मतलब वर्ल्ड फूड डे बनाया गया था पहली बार 16 अक्टूबर 1945 के दौरान। बात करते हैं नेशनल यूनिटी डे, यानी जब एक साथ सभी लोग रहते हैं तो उसको यूनिटी बोलते हैं। तो नेशनल राष्ट्रीय यूनिटी डे कब मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय यूनिटी डे। बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल परीक्षण कहां पर हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। किसके द्वारा? ICMR, यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ICMR के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है, कभी कभार ICMR का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कैसे नाम क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। बात करते हैं, ये 99% सुरक्षित कहते बोलते हैं। कैसे? ये सुरक्षित और प्रभावकारी भी है। ये 13 साल तक इसका प्रभाव रहेगा। इसके साथ साथ ये विषुक जो दवा है, इसका उपयोग किया जाएगा जो शुक्राणुओं को नष्ट करने में। बात करते हैं कि जो इसमें एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, कि जो यूविन पोर्टल ये लॉन्च किया गया था। यूविन पोर्टल गर्भवती महिला और उनके बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था। यूविन पोर्टल जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है ना, जो आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसको बोलते हैं लव हार्मोन। जब शिशु का जन्म होता है, तब
यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। इसके साथ साथ इससे बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं लेबर पेन हार्मोन्स भी इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। तो ऑक्सीटोसिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा आप याद करके चलेगा, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न बन जाएंगे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट ये लव हार्मोन्स है। नेक्स्ट और बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं और लेबर पेन हार्मोन्स भी कहते हैं। जब शिशु का जन्म होता है और माँ शिशु के बच्चे को दूध पिलाती है, उसे बोलते हैं लव हार्मोन्स, उसी से स्रावित होता है, किससे? पीयूष ग्रंथि से। तभी तो कहते हैं कि ब्रह्मांड की पूरी दवा एक तरफ रख दी जाए और उस माँ का जो पहला दूध उस शिशु को दे दिया जाए, तो ब्रह्मांड की पूरी एक दवा और माँ का वो जो पहला जो दूध होता है वो एक तरफ रख दिया जाए, तो उस दोनों की मतलब जो बराबर उसकी भी तुलना नहीं कर सकती पूरे ब्रह्मांड जितनी पूरी दवा है। तभी तो लोग बोलते हैं ना कि माँ तो कृमा होती है ना। बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 स्वर्ण पदक जीता है? तो यूके यानी कि ब्रिटेन में यानी सैन्य पदक जीता किसके द्वारा? क्रैम्बियन गश्ती है सैन्य अभ्यास में यूके में मतलब कि जीता है, स्वर्ण पदक वो भी जीता है। सैन्य गश्ती ओलंपिक, इसे सैन्य गश्ती ओलंपिक भी कहा जाता है। ओके, अब इसमें भाग किसने लिया था? तो इसमें भाग लिया था गोरखा जो बटालियन होती है जो भारत में, उन्होंने भाग लिया था। गोरखा कहाँ पाए जाते हैं? इधर नेपाल में पाए जाते हैं और भारत के सरकार के द्वारा इन्हें सेना में रख लिया जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो 19वीं जो एशियन गेम्स थे उसमें हमारे जो भारत का स्थान चौथा था और भारत ने टोटल 107 पदक जीते थे भारत के द्वारा, और जिसमें से 28 गोल्ड थे। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्थान पर कौन था? फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर दक्षिण कोरिया और थर्ड पर जापान था। देखो मैं पढ़ता और पढ़ाता हूँ तो मुझको याद है, ज़्यादा ज़्यादा मुझको दिक्कत नहीं होती कारण पढ़ने ना पढ़ाने में, क्योंकि मैं रोज पढ़ता हूँ। और ऐसे जब आप लोग 10 दिन या महीने भर आप जब भी रोज क्लास आप लेंगे तो आपकी क्वेश्चन रिपीट करने लगेंगे, तो आपको करंट अफेयर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो जो 19वीं जो एशियन गेम्स थे जो कि होंजू जो कि चाइना में आयोजित हुए थे, जिसका आयोजन शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था, उसमें हमारे भारत का स्थान चौथा है और उसमें भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं। इसके साथ साथ 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। फर्स्ट स्थान पर चाइना है, सेकंड स्थान पर दक्षिण कोरिया है और थर्ड स्थान पर जापान है। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम कॉमनवेल्थ गेम भारत की रैंक कौन है? 7वीं रैंक है, टोटल 61 पदक जीते हैं। ओके, और फर्स्ट स्थान इसमें ऑस्ट्रेलिया का था। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये आयोजित कहाँ पर हुआ था? 2022 में आयोजित हुआ था ये बर्मिंघम में। इससे ज्यादा किसी उसके औकात नहीं है कि इससे नेक्स्ट आगे कहीं हिसाब से पहुंच लें, कॉमनवेल्थ से इंपॉर्टेंट इतने हो जाते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत का 7वीं रैंक थी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम है उसमें 7वीं रैंक थी भारत की, और फर्स्ट होस्ट इसमें कौन कर रहा था? होस्ट चाइना कर रहा था। अब जो 32वां आपका जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के जो 48वें स्थान पर भारत था, पायदान पर था। इसमें पदक जीता है 1 2 का 4, मतलब 1 गोल्ड आपका, 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज, दो दो ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर। टोटल पदक की संख्या 7 थी किसमें? 32वें टोक्यो ओलंपिक में। भारत का स्थान 48वां था। नेक्स्ट लिखा है हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो जो कार्तिकेयन मुरली हैं ये तंजावुर जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं इन्होंने हराया है, तीसरे इंडियन है। इससे पहले एस एच प्रणब के द्वारा भी ये जो तमिलनाडु चेन्नई का रहने वाला है उसने भी हराया है मैग्नस कार्लसन को। बात करते हैं जो कतर शतरंज जो टूर्नामेंट में इन्होंने हराया है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट भारतीय हैं उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। सेकंड कौन है? सेकंड है हरि कृष्णा। अब बात करते हैं, एक मिनट हट जा भाई। लिखा विश्व जो शतरंज चैंपियंस होस्ट कहाँ पर हुआ था? ये बाकू अजरबैजान में ये होस्ट हुआ था। बात करते हैं इसमें गोल्ड कौन जीता था? तो नॉर्वे का रहने वाला है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने गोल्ड जीता है। और सिल्वर की बात करते हैं तो आर प्रज्ञानंद जो कि ये चेन्नई का रहने वाला है,
इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पर? विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, जो बाकू में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, नवीनतम नवीनतम एच प्रणब वो दूसरा है, ये आर प्रज्ञानंद है भाई वो वाला। ये आर प्रज्ञानंद में एक बार में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। ओके, एच प्रणब का संबंध खेल से है, लेकिन इसका चेस से संबंधित है। बात करते हैं, विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। कब? इसका किनका हैप्पी बर्थडे है? तो जो विश्वनाथ आनंद है उनका हैप्पी बर्थडे है 20 जुलाई को। उन्हीं की हैप्पी बर्थडे की याद में हम मनाते हैं विश्व शतरंज दिवस। बात करते हैं, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी जो पंडित है, पहली ग्रैंड मास्टर हैं। लुका कोनेरू हम्पी, ये शतरंज से संबंधित है। बात करते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो इसका नाम है आईएनएस एम्फाल। इसका निर्माण कहां पर हुआ है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 15B के तहत है। 15A के तहत कुछ प्रोजेक्ट के तहत कुछ बनाए गए थे जहाज, और 15B के तहत ये तीसरा जहाज है जिसका नाम है स्टील्थ विध्वंसक जहाज है। इसका नाम है आईएनएस इम्फाल। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? जितने जहाज के निर्माण होते हैं ये मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा ये निर्माण होता है। स्टील्थ का अर्थ क्या है? जो दुश्मन के राडार को पकड़ में ना आए उसको बोलते हैं स्टील्थ। अब इसमें फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था आईएनएस विशाखापट्टनम, सेकंड था आईएनएस मोरमुगाओ सेकंड था। बात करते हैं रामन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण स्काई रूट कंपनी के द्वारा की गई थी। स्काई रूट कंपनी का नाम है। जैसे टाइटैनिक जो जहाज की जो एक पनडुब्बी थी ओशियन गेट की, जो मलबा देखने के लिए गई थी समुद्र में और स्वयं मलबा बन गई, तो ये ओशियन गेट कंपनी की थी वो पनडुब्बी थी। इसीलिए और इस जो रामन फर्स्ट इंजन जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उसका नाम स्काई रूट कंपनी है। प्रोजेक्ट 15A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो आईएनएस महेंद्रगिरी है। 17वां प्रोजेक्ट 17A का तहत। बात करते हैं, भारतीय वायुसेना को पहला C-295 परिवहन विमान मिला स्पेन से। लेकिन किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने लंबे समय तक तैनाती रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आईएनएस वागीर के द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट 15A के तहत 6 पनडुब्बियां बनाई गई थी, उन्हीं में से सबसे लास्ट पनडुब्बी है वागीर। बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र का संबंध किससे है? तो ये सीबीआई से, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, सीबीआई का फुल फॉर्म है। क्यों? जो वित्तीय जो धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये बनाया गया है, यानी साइबर क्राइम और जो क्रिप्टो करेंसी क्राइम के रोकने के लिए सीबीआई के द्वारा अभियान चक्र 2 लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं, सीबीआई की स्थापना 1963 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना हुई थी। क्यों? इसको पावर कहाँ से मिलता है? जो दिल्ली की विशेष पुलिस जो आधिकारिक बल है उसके द्वारा इसको बल मिलता है, और 1946 के तहत। अब बात करते हैं इसी के निर्देशक कौन है? इसका निर्देशक वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बता दिया था, इसके निर्देशक है प्रवीण सूद हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड कौन है? ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखो प्रवीण सूद अलग है, प्रवीण सूद सीबीआई के हैं, ओके। लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा है केंद्रीय सूचना आयुक्त के। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ये राजीव कुमार है। बात करते हैं कैग सीएजी, जिसको बोलते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये भारत सरकार का ये धन का संरक्षक होता है। बात करते हैं महान्यवादी कौन है? आर वेंकट रमणी है जी, ये महान्यवादी हैं। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, जो विद्या समीक्षर सॉफ्टवेयर सागर में संशय किसने विकसित किया है? तो ये सीबीएसई के द्वारा विकसित किया गया है, और सीबीएसई की स्थापना 1929 ईस्वी में सीबीएसई की स्थापना हुई थी, और इसकी जो हेड का नाम है नीति छिब्बर है। बात करते हैं किसके लिए? स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए का जो डाटा के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें लगभग 28,000 प्लस स्कूल
और टीचर 13 लाख प्लस टीचर्स और 3 करोड़ प्लस स्टूडेंट का डाटा शामिल किया गया है। नाम क्या है? सागर से संशय। बात करते हैं जो वुड डिस्पैच 1854 में शिक्षा का जो जिसको बोलते हैं आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इससे संबंधित कौन है? लॉर्ड मैकाले इससे संबंधित है। किससे? 1854 वुड डिस्पैच से। शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल, ये यह अधिकार है आपका शिक्षा का अधिकार 1900 आर्टिकल 21। और सीमा संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ये संशोधित हुआ था और इसको जोड़ा गया है आर्टिकल 21A में, जो कि मौलिक अधिकार है। लिखा टॉमस रेले आयोग, जो टॉमस रेले आयोग विश्व विकास के लिए लॉर्ड कार्जन के काल में इसका विकास हुआ था। हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको मिला है? NCERT, जिसके हेड का नाम है दिनेश प्रसाद सिगलानी। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? जो नमो भारत है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च की गई है और ये देश की फर्स्ट, इसलिए क्योंकि ये देश की फर्स्ट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पहली बात प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरी बात देश की पहली है। नाम क्या है? क्षेत्रीय रैपिड रेल। नाम क्या है? नमो भारत। इसकी आधारशिला रखी गई थी 2009 में। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ेगी। जुकाम को ज्यादा खांसी आ रही है, ओके। लिखा है 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी जो ये कहाँ जाएगी? दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद, ये 3 स्थानों पर गुजरेगी। ये देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद में गाजियाबाद एक जिले का नाम हो सकता है और उस सहीबाबाद एक क्षेत्र का नाम हो सकता है, वहीं से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। भारत पाकिस्तान सीमा के अटारी चेक पोस्ट पर लगाया गया देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटारी बॉर्डर वो नहीं है पाकिस्तान के आसपास, कहीं पर, कहां पर है भाई? पाकिस्तान में तो है। गदाटो में कई बार की वो दिखाया गया, मुझको लगता है अटारी बॉर्डर आसपास। तो ये करंट अफेयर्स की क्लास हमारी आज यहाँ से खत्म होती है। इसके साथ साथ इसमें वो स्टूडेंट अपना पहला क्वेश्चन देख लेंगे जिनका आर्ट एंड कल्चर का है। बाकी जो अगर आप अदर की बेग अगर आप देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें आपका स्टैटिक्स प्लस करंट आपको दोनों प्रॉपर तरीके से हमारी ओर से आपको दिया जाएगा। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड अगर आप हमें सपोर्ट भी करना भी चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं, उससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। हमारी तरफ से ऐसा ही आपको सबसे अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। इसमें करंट प्लस स्टैटिक्स, क्योंकि आप करंट तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं पर उसका स्टैटिक्स आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसमें स्टैटिक्स भी आपको दिया जाता है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।